नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सभी। महाट्रांस को एई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, बट मैं इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं करने वाला हूं कि क्या क्या है, क्या नोटिफिकेशन के अंदर है। मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि एक्चुअली आपका सिलेबस है क्या और सिलेबस में कौन सा सब्जेक्ट कितना परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, किसके ज्यादा वेटेज हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, किस टाइप का पूरा एक बेसिक एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर आ जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो इजीली अचीव किए जा सकते हैं। ओके, जैसे यूटिलाइजेशन की बात करूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, तो इनको कैसे लेके चलना है, इनकी कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो सबके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छे से समझना है और बिल्कुल लेके चलते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। देखो, 150 में आपको 100 प्लस स्कोर करना है, तो और वैकेंसी जो है वो 419 आपकी 419 वैकेंसीज है। नाउ और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पेपर का पैटर्न, ये जो 50 क्वेश्चन हैं 110 मार्क्स के लिए आए हुए हैं, और नॉन टेक्निकल जो है रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मराठी लैंग्वेज है। ओके, तो टोटल ये जो पोर्शन बना वो 80 क्वेश्चंस एंड 40 मार्क्स। ओके, सो इतना तो आपको पता चल गया कि नॉन टेक्निकल पोर्शन को यदि बेसिक लेवल पे भी आप लेके चले तो संभाल सकते हो अच्छे से, क्योंकि आपने एसएससी जेई की तैयारी की, आपने महाजन को महाट्रांसको की पहले भी तैयारी कर चुके हैं कई बच्चे। जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं स्टार्टिंग से, टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको डबल से ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन सही होना, मतलब हर क्वेश्चन टेक्निकल में सही होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 130 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स के लिए आपको ये पेपर आने वाला है। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस, आप ये समझो। चलो इसके पहले मैं एक चीज दिखा देता हूं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे बोलते हैं ना कि सर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो मैंने कुछ ग्लिम्स लेके आया हूं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रू फॉर द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का क्वेश्चन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन, उसमें भी वोल्टेज, हाई वोल्टेज गेन एंड करंट गेन के बारे में पूछा है। ऑप्शन में नहीं लाया हूं क्योंकि मैं यहां पे क्वेश्चन का वो फील बता रहा हूं कौन से टॉपिक से पूछ रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो बेसिक लेवल पे है। सिंक्रोनस कंडेंसर मींस आपको लैचिंग करंट से, थायरिस्टर से रिलेटेड, डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अमंग द फॉलोइंग, जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंपीडेंस आपको पूछा है, और बहुत इजी ऑप्शंस थे उसके, ऑप्शन से ही आपको आंसर लग जाता। सुपर कंडक्टर के बारे में, फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं कि भाई आपको पूछा है कि लॉन्ग ओवरहेड लाइन में क्या एक्सपीरियंस होता है ना, जब फेरांटी इफेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, और ये जो आपकी इक्वेशन ट्रांसमिशन लाइन की दी गई है जो 2 पोर्ट में हम पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको भी पता है। टोटल जो है वो आपकी 50 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे देख सकते टोटल कितने 50 क्वेश्चन। मैंने आपको बस एक ग्लिम्स दिखाया कि कैसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एज कंपेयर टू द एसएससी जेई, एज कंपेयर टू द आरआरबी जेई, दीज आर द सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, बट यदि मैं इनके कंपैरिजन की बात करूं सो उनसे भी बेटर क्वेश्चंस आपके महाट्रांसको एई के अंदर पूछते हैं। सो यहां पे बहुत मेहनत लगने वाली है। अब एक चीज समझ लो, महाट्रांसको एई के अंदर कुछ कैटेगराइजेशन में कर देता हूं, और कौन सा केस किस तरीके से पूछा है वो भी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं वो 4 से 5 क्वेश्चन है क्या, देखो बड़ी बेसिक चीज समझो। एक तो एरर वाला टॉपिक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। सो दिस इज द एरर वाला टॉपिक, ये बहुत इजी है, इसको तो बाद में भी कर सकते हो। सबसे जो प्रायोरिटी बेस पे आपके रहेंगे वो रहेगा आपके जो इंस्ट्रूमेंट बेस के रहते हैं, जैसे पीएमएमसी हो गया, एमआई हो गया, ईएमडीसी हो गया, ठीक है, आपका हो गया स्टैटिक टाइप हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स से एक क्वेश्चन तो 100% पक्का है। नेक्स्ट वॉट मीटर, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। मेरे लेक्चर के हर एक पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने कोई भी एक टॉपिक नहीं होगा जो मैंने छोड़ा। थर्ड जो है दैट इज योर एनर्जी मीटर, दीज आर 3 इंपॉर्टेंट एनर्जी मीटर, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड उसके बाद में आ जाता है सीआरओ। मैं बोल रहा हूं आपको ये 4 टॉपिक से भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहे बाकी को साइड में भी रख सकते हैं। या 4 to 5 क्वेश्चन में से आप मोस्टली तो जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, जैसे ऑफलाइन में भी जो पेपर हुए थे, 4 to 5 क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे गए।
अब वॉट मीटर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल मॉडरेट वाले होते हैं ना, कि आपको वो टीचर हमेशा बोलता है कि ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ले लो, वही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं वो मोस्टली। यही हमारे एक्सपीरियंसेस, यही हमने एक एनालिसिस किया कि भाई इसमें जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं क्लास के लिए, वही सेम क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाते हैं मोस्टली। एनर्जी मीटर के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, चाहे उसके एरर से रिलेटेड ले लो, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ले लो, तो कंस्ट्रक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीआरओ के पूरे कंस्ट्रक्शन के बेस पे क्वेश्चन है, उसके न्यूमेरिकल के बेस पे भी क्वेश्चन जो एसएससी जेई में पूछा गया, रिपीटेड ऑफ एसएससी जेई क्वेश्चंस। ओके, तो दीज आर द बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन। नेटवर्क एनालिसिस की बात करें तो नेटवर्क एनालिसिस में 6 to 8 क्वेश्चन। अब आ जाओ इसमें नेटवर्क एनालिसिस में। अब यदि मैं बात करूं सर नेटवर्क एनालिसिस, गॉट इट, नेटवर्क एनालिसिस के अंदर एक तो पहला पार्ट आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसमें जो बैटरी वाला जो पोर्शन है बहुत रेयर पूछते हैं, वैसे जेई वाले में बैटरी वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट बेसिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है। फिर आता है बेटा नेटवर्क सर्किट, सर्किट से थ्योरम आपको पूछता है, सर्किट से ये पूछता है कि भाई जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है वो पूछता है, सर्किट थ्योरी से सर्किट को सॉल्व करने वाला पूछता है कि यहां पे बैटरी लगी है, फिर एमीटर वगैरह है, तो सब कुछ प्रॉपर वे में क्वेश्चन पूछता है। एंड रेजोनेंस पे, एसी पे और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, सब पे क्वेश्चन पूछता है। तो कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो नेटवर्क एनालिसिस में आप छोड़ें। सो यू हैव टू स्टार्ट फर्स्टली विद दिस। तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं कि ये फर्स्ट जो होगा वो उसको स्टार्ट करना है। इसमें सर्किट पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रेजोनेंस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, बट दीज आर द ऑल आर द फॉर्मूला बेस्ड। एंड देन ट्रांजिएंट पे बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछता है जो एक्चुअली आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। गॉट इट? सो दिस इज द नेटवर्क एनालिसिस। एंड यदि आप अच्छे से लेक्चर वगैरह अटेंड करते हैं प्रॉपरली, अभी से शुरू करते हैं, तो यू कैन अचीव द 6 to 8 मार्क्स इजिली। आउट ऑफ 8 मार्क्स आएगा तो 8 मार्क्स में 8 मार्क्स अचीव कर सकते हो, इतना ईजी वे में चलता है। समझ गए? हाँ, बट यदि आपने पढ़ के रखा, यदि नहीं पढ़ के रखा तो वो आपको नेगेटिव लेके जाएगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2 to 3 आता है, पर मोस्टली इल्यूमिनेशन एंड हीटिंग पे क्वेश्चन पूछता है। वेल्डिंग वगैरह थोड़े कम है, बट इल्यूमिनेशन एंड हीटिंग पे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए। एंड साथ ही साथ आपके मटेरियल बेस, जैसे नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, इनके परसेंटेज के बेस पे भी कई बार पूछ लेता है। पावर सिस्टम, दिस इज द सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो यदि मैं बात करूं सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी, तो उसमें आपका आ जाता है बेटा पावर सिस्टम। ये ध्यान रखना, सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी बेटा? पावर सिस्टम। व्हाई द पावर सिस्टम इज इंपॉर्टेंट? पावर सिस्टम के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू कैन सी हियर इट इज 12 to 15। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसने छोड़ा हो। 12 to 15, 50 क्वेश्चन के अंदर 12 to 15 क्वेश्चन केवल और केवल पावर सिस्टम से। तो पावर सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं कि आपके ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, कोरोना, स्किन इफेक्ट, ये सबसे पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। सेकंड है बेटा केबल। थर्ड जो है वो है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, एसजीपी में बोल देता हूं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के आपके रिलेज के बेस पे एंड सर्किट ब्रेकर पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली एसएससी जेईई में भी देखने को नहीं मिलते हैं मुझे। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन आपको अच्छे से करना है। गॉट इट? तो ये हो गया। नेक्स्ट जनरेशन के इकोनॉमिक्स पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए एंड जिसके अंदर मैं टैरिफ भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना ही है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। यदि 10 से यदि मैं 15 की बात करूं तो मोस्टली आपको 8 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो यहीं से मिल जाते हैं। समझ में आ रही चीज? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो यहां पे आ जाएंगे आप, ये प्रोटेक्शन भी अलग इसी में ऐड कर लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 18 के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में केवल रटे हुए क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की यदि मैं पीएन जंक्शन डायोड की बात करूं तो ये बच्चा जानता है, आपने इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा में कहीं ना कहीं पढ़ के रखा है। और वैसे भी यदि आप लेक्चर अटेंड करते हो तो इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग वैसे भी कराते हैं। नाउ कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। दिस इज द काइंड ऑफ ए सब्जेक्ट जो बच्चे कभी भी टच नहीं करते हैं। इवन गेट के एग्जामिनेशन में भी बच्चों ने कभी टच ही नहीं करते हैं क्योंकि उतना ज्यादा प्रायोरिटी रखता नहीं। बट इसके जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर वेरी इजी। जैसे लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे पहली बात तो एक क्वेश्चन आते हैं जो सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पे रहते हैं। सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक के बेस पे रहते हैं। कौन से दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। इसमें आपके ज्यादातर जो गॉस लॉ है उस पे, कूलम्स लॉ है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब एक सिंपल कह सकते हो, बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसे कोई एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर के अंदर करंट है, तो उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा जो बायोट सावर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है। गॉट इट। कई बार आपको ऐसे पूछ लेगा कि एक लूप है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और आपको सेंटर पे फाइंड करना है, यहां पे फाइंड करना है, तो उसके क्या होते हैं, डेरिवेशन से निकाल के कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं। मैं इसकी एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, तो उसके अंदर मैं सब कुछ कवर करा दूंगा 5 से 6 घंटे का, अंदर इसके बाहर कभी आएगा नहीं। इवन एचपीसीएल में किसी भी एग्जामिनेशन में बोल दूं ना, ऑल ओवर इंडिया के, कभी भी इससे बाहर आया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यही प्रिपरेशन करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मत जाना। कोई बोले तो उसको मना कर देना, कह देना कि रविंद्र सर ने मना किया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नाउ कम टू दिस पार्ट। अब यहां पे यदि मैं बात करूं, एक चीज देखना है यहां पे, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम के अंदर बच्चे आप एक चीज नोटिस करना कि 2 to 3 क्वेश्चन है। 2 to 3 क्वेश्चन, पहली बात तो कंट्रोल सिस्टम, ओके। 2 to 3 क्वेश्चन कौन से हैं? पहली बात तो जो स्टेटमेंट के बेस पे हैं। कौन से बेस पे? स्टेटमेंट के बेस पे। फीडबैक से रिलेटेड, राउट्स से रिलेटेड, या पूरे किसी भी चैप्टर से स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चंस, है ना, लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन, तो 100% कंपल्सरी है। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं स्टेबिलिटी पे, बहुत सारे आते हैं स्टेबिलिटी पे। सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है s² + 2 zeta ओमेगा n s + ओमेगा n स्क्वायर। कंपनसेटर पढ़ लेना, कंट्रोलर पढ़ लेना, कंपनसेटर एंड कंट्रोलर ये पढ़ के रखना। ठीक है, बोर्डर प्लॉट का और निक्विस्ट प्लॉट का बेसिक्स, ज्यादा इन डेप्थ नहीं क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है। बेसिक्स ऑफ बोर्डे एंड निक्विस्ट प्लॉट, इतना भी पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। हार्डली ये आपको कंट्रोल सिस्टम एज पर महाट्रांस को ए के लिए 10 to 12 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लेना है, मतलब। ठीक है, इतना ही लेक्चर में एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट। ठीक है, मशीन वगैरह आप पूरी पढ़ो ना, क्या कौन मना कर रहा है? इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो 8 to 12 जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के। तो आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी बनती है, थर्ड प्रायोरिटी वो आपकी बनती है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, गॉट इट। इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, चाहे डीसी से मैं बोल दूं, चाहे मैं ट्रांसफॉर्मर से बोल दूं, चाहे मैं ऑल्टरनेटर से रिलेटेड बोल दूं, चाहे मैं बोल दूं इंडक्शन मशीन से, कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है। इवन प्लस में यदि बोल दूं स्पेशल मशीन जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं उन सबसे पूछते हैं। तो पावर सिस्टम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मेजरमेंट नहीं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, ये सभी ऐसे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं। एंड प्लस में आप मेजरमेंट ले भी सकते हैं, वैसे ट्रांसड्यूसर वाला पार्ट ऐड करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, गॉट इट। ये दीज आर द ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते। आप सोचो कि मैं ये वाला टॉपिक, नहीं भाई, और कोई बोल भी रहा है ना तो उसको मना कर देना भाई इसको नहीं छोड़ना है। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है कि कौन से आप छोड़ सकते हैं। नाउ कम टू दिस पार्ट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हैं, प्लीज वही फॉलो कर लेना, आपको उसके अलावा जरूरत नहीं। मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बट इसके अंदर भी लिमिटेड पोर्शन ही पढ़ना पड़ता है, वहीं से लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब पे आते हैं। ठीक है, आपके आ जाएंगे क्यूरी टेम्परेचर के बेस पे आ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा किस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाएंगे, कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक, ये सब याद रखना। आपके उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं यदि मैं बात करूं सुपर कंडक्टर पे, ठीक है, मिजनर इफेक्ट पे, ये सब पे कुछ क्वेश्चन हो रहा है। तो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही हैं जहां से पूछेगा। इलेक्ट्रिक में मटेरियल्स आप क्या सोचते हो कि बहुत छोटा टॉपिक है? ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कम से कम 50-60 घंटे लेता है। 50-60 घंटे इसमें देने से अच्छा है कि यू कैन अर्न फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, है ना, कहां से। और इसमें क्या है कि कम समय पे आप बहुत सारे नंबर अचीव कर सकते हो, जो सेलेक्टेड टॉपिक्स बोले। नाउ कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ले लिया एनालॉग प्लस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस इज 8 to 12 सबसे इंपॉर्टेंट। यदि मैं फोर्थ प्रायोरिटी बोलूं, मेजरमेंट के भी पहले यदि मैं फोर्थ प्रायोरिटी बोलूं, सो दैट इज द एनालॉग प्लस द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहां से इसने पूछा नहीं। एनालॉग की हर एक फंडामेंटल, इवन मैं बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं ये आपके रेक्टिफायर के, जो बेसिक रेक्टिफायर डायोड वगैरह का यूज करके, ठीक है, आपके एफईटी वाले जो पोर्शंस रहते हैं, ठीक है, लैचिंग करंट वाले मैंने आपको दिखाया भी अभी, करंट लैचिंग वाले जो पोर्शंस रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे रहते हैं। रेगुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलेटर के बेस पे। एंड एक क्वेश्चन तो मैं लिख ही देता हूं, जीनर वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लोकेश सर की क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया है।
क्योंकि लोकेश सर ने जो पावर टॉनिक्स के 50-60 घंटे का पोर्शन है उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको प्रोवाइड किया, जूस निकाल के दिया है, और उस पर आप जिन बच्चों ने भी उसके क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे नहीं लगता कि उनके कभी गलत भी हुए होंगे। ठीक है, तो ये एक पोर्शन है, दिस इज द बेसिक पोर्शन, आई होप यू गेट इट। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, ये जो पूछे गए थे। गॉट इट? सो अब आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है। इफ यू वांट टू टेक अ पेड कोर्स, तो आरआरबी जेईई का संकल्प बैच लॉन्च करके रखा है। वो क्या है, वो आपके महाट्रांसको के अंदर भी हेल्प करने वाला है। महाट्रांसको के सभी टॉपिक एंड सब्जेक्ट, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, वो सभी कवर हो रहे हैं। तो आप आरआरबी का लाइव लेक्चर ले सकते हैं, अदरवाइज छत्रपति बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च था, वहां पे भी इनरोल कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना जिसको ये पेड कोर्स चाहिए, एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। ठीक है, आप वेट मत करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।